तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। क्या आपको पता है कि हमारा मूल संविधान हस्तलिखित है, यानी हाथ से लिखा गया है। यह किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक शैली में लिखा था। 1901 को दिल्ली में पैदा हुए रायजादा को पूरे संविधान को लिखने में लंबा समय लगा था, जिसे इन्होंने बगैर किसी गलती के पूरा किया था। रायजादा को जब संविधान लिखने के लिए चुना गया तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से साफ कहा था कि वो संविधान लिखने के लिए एक भी पैसा फीस के तौर पर नहीं लेंगे। पर उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। फिलहाल रायजादा की ये इच्छा मान ली गई और इस काम में उन्होंने 250 से ज्यादा पेन होल्डरों की निब का इस्तेमाल किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को यहाँ रूम नंबर 204 भारत सरकार द्वारा दिया गया। यहाँ बैठ के उन्होंने लिखा। पहले 2 महीने का समय दिया था कि शायद 2 महीने में पूरा हो जाए, लेकिन इतना लंबा काम था, एक एक को होल्डर और निब से लिखना था। तो यहाँ पे 204 नंबर कमरे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पत्र है जो राष्ट्रपति भवन से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी को दिया गया। वो इसी एड्रेस पे आया था, 204 कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। संविधान की इस मूल लिपि पर हुए इन शानदार अलंकरण को देखें। इनके हर स्ट्रोक्स में आपको शांति निकेतन की छाप नजर आएगी। इन्हें उकेरा था मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और पेहोर राम मनिहार सिन्हा ने। इन पन्नों पर भारतीय इतिहास से जुड़े तमाम अनुभव, लक्ष्य और आदर्श रेखांकित हैं। इस कालजयी दस्तावेज पर महात्मा गांधी को छोड़कर उन कई नेताओं के दस्तखत भी देखने को मिलेंगे जो इसे लागू देखने के लिए जीवित नहीं रहे। संविधान को सबसे पहले देहरादून में प्रकाशित किया गया था। इसका फोटोलिथोग्राफ सर्वेक्षण विभाग ने किया था। संविधान की पहली लिखावट हिंदी और अंग्रेजी में थी। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। संविधान बनाने वाली सभा के हर सदस्य ने 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, एक हिंदी में और दूसरा अंग्रेजी में। ये सदस्य 308 थे और सिग्नेचर 606। वैसा ऐसा क्यों और कब लगा कि भारत को संविधान की जरूरत है? वैसे तो आप भी मानते ही हैं कि किसी भी व्यवस्था को चलाने और चाक चौबंद रखने के लिए कुछ नियम कायदे जरूरी होते हैं, अनुशासन जरूरी होता है। तो गुणीजनों ने क्या सोचा होगा और बात कहां से शुरू हुई थी? From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution. 19वीं शताब्दी के अंत में गुलामी का दंश सह रहे भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का हिस्सा बनने की मांग की थी, जिससे अत्याचार और उत्पीड़न का अंत किया जा सके। इसके लिए उचित माहौल बन सके, इसलिए पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का समर्थन किया था। बदले में ब्रिटिश संसद भारत सरकार अधिनियम 1919 लाई थी, जिसे उसी बरस 23 दिसंबर को शाही मंजूरी मिली थी। इस अधिनियम का असर ये रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली लागू हुई। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्थानीय सरकार जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के एक समूह को सौंप दिया गया था,
जो प्रांतीय परिषद यानी प्रोविंशियल काउंसिल को रिपोर्ट किया करते थे। हालांकि सैन्य, रक्षा, विदेशी मामले और संचार वायसरॉय के सीधे नियंत्रण में ही रहे। ब्रिटिश हुकूमत ने यह भी वायदा किया था कि इस अधिनियम की समीक्षा एक विशेष आयोग द्वारा 10 वर्षों बाद की जाएगी। इसी वायदे ने आने वाले वक्त में साइमन कमीशन की जमीन तैयार की, जो 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन ने संवैधानिक सुधारों को देखा और भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा की। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में 2 संस्करणों में प्रकाशित हुई, पर संवैधानिक गतिरोध के चलते इसे अंतिम नहीं कहा गया। इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सत्र आयोजित किए गए, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इनमें कई भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इन सत्रों के आउटपुट के आधार पर व्हाइट पेपर्स यानी श्वेत पत्र जारी किए। इन व्हाइट पेपर्स पर काम करने के लिए एक समिति बनी, जिसमें ब्रिटिश भारत के 20 प्रतिनिधि और 7 भारतीयों ने अप्रैल 1933 से दिसंबर 1934 तक काम किया और उस बरस के अंत तक ब्रिटिश संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फरवरी 1935 में एक विधेयक पारित किया गया, जिसे 24 जुलाई 1935 को शाही मंजूरी मिली। यह आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ। हम इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, हमारे जो संविधान का स्ट्रक्चरल बेस जो है वो वही है, और वो तो एक फाउंडेशन बन गया। तो उसके ऊपर जो मकान खड़ा किया है वो और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से कई चीज़ें हमने ली हैं। पर आजादी की आहट के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि बुनियादी मुद्दों पर समझौते की गुंजाइश तक नहीं रही थी। वैसे 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया था। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में यह तय हुआ था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। ये दोनों दस्तावेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार भी कर लिया था। पर तब तक भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। उन्हीं दिनों इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल की भी चुनाव में हार हो गई थी। नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने सिद्धांततः भारत को आजाद करने की बात मान ली थी। इतिहासकार एक और तथ्य साझा करते हैं। ब्रिटिश भारत में 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों के चुनाव हुए थे। हालांकि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थीं, लेकिन विधायी संस्थानों के कामकाज में ये भारतीयों को खासा अनुभव दे गईं। इसका फायदा हमें स्वयं के संस्थानों को स्थापित करने और चलाने में मिला। यही वजह रही कि भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसे औपनिवेशिक कानूनों से भी काफी कुछ लिया। फिलहाल लॉर्ड वेवल 1943 में भारत के नए वाइसरॉय बनते हैं। जून 1945 में वो संवैधानिक गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रस्तावों की घोषणा करते हैं। तारीख में इसे वेवल प्लान या वेवल योजना कहा गया। गतिरोध इसलिए था क्योंकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहती थी। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना सहित 21 राजनीतिक नेताओं को शिमला आमंत्रित करते हैं। सम्मेलन विफल होता है क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने मतभेदों को नहीं सुलझा पाते हैं।
इस तरह वेविल प्लान भी खत्म हो जाता है। दूसरी ओर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में नई लेबर सरकार सत्ता में आती है। यह सरकार बिना देर किए भारत को आजाद रखने का इरादा रखती थी और उस उद्देश्य के साथ कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन का मकसद भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना था। एक संविधान बनाने वाली मशीनरी के गठन का सुझाव देना था और अंतरिम सरकार की स्थापना करना था और इस तरह से प्रस्तावित संविधान सभा अस्तित्व में आती है। इसमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य और भारतीय रियासतों से 93 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा 16 जून 1946 को पहली बार मिलती है। अप्रैल 1947 के अंत तक दूसरी सभा की बैठक होती है। 3 जून 1947 को बंगाल और पंजाब का विभाजन होता है। 14 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को प्रस्तुत किया जाता है, जिसका सारी संविधान सभा समर्थन करती है। आजाद भारत को जरूरत थी एक औपचारिक व्यवस्था की, जिसमें